प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। इस वीडियो में 10वीं क्लास की पहले ही अध्याय में आपको उदाहरण 5 देखने को मिलेगा, जो कि है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। ये वीडियो 10वीं कक्षा की 8वीं वीडियो है, जो कि सॉल्व पर आधारित है। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम विरोधोक्त विधि से प्रूफ करेंगे, यानी कि हम इसको परिमेय मान लेंगे। देखो, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। तो हम √3 को परिमेय मान के चलेंगे और सॉल्व करते समय जहाँ भी हमें विरोधाभास दिखाई दे वहीं पर हम प्रूफ कर देंगे कि यह परिमेय तो नहीं है। अब जब परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय ही बचता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ से हल करते हैं। विरोधोक्त विधि से विरोधोक्त विधि से उपपत्ति। विरोधोक्त विधि से उपपत्ति करने के लिए हम √3 को एक अपरिमेय संख्या मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब √3 को परिमेय माना है तो हम √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √3 को √3 = P/Q के रूप में, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और Q0 = 0। सहभाज्य के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सहभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनका आपस में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता। समझिए। आगे सॉल्व करें हम जब इसको। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम इनका वर्ग कर देते हैं। लिखते हैं, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, = इधर P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इस पर ब्रैकेट हटाएंगे तो √3 का स्क्वायर है तो 3 हो गया, = इधर P²/Q²। अब ये जो Q दिख रहा है लास्ट में, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के बाद ये हो गया 3 × Q² में P²। अब यदि हम इस संख्या को गौर से देखते हैं तो हमें P² के गुणनखंड में 3 भी मिल रहा है और Q² भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम प्रमेय 1.2 का इस्तेमाल करेंगे। लिखते हैं, प्रमेय 1.2 से या प्रमेय 1.2 के प्रयोग से। प्रमेय 1.2 को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या x² है। जब हमने गुणनखंड किया तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई, a × b, ये मान के चलते हैं। तो इसके स्क्वायर के गुणनखंड में जो भी हमको संख्याएं प्राप्त हुई है ना, वो x के गुणनखंड में भी वही दोनों संख्याएं जरूर प्राप्त होंगी, a × b। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि स्क्वायर वाले में a और b ज़्यादा बार आया हो। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अंकों का उदाहरण भी देख लेते हैं। मानते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100। अब 100 का जब हमने गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला? 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि दो संख्या तो मिली है, एक 2 है और एक 5 है। ठीक है, 2 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि हम 10 का गुणनखंड करें, डायरेक्ट 10 का करें, तो भी 2 × 5, यानी कि ये दोनों संख्याएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अब आप देख सकते हैं कि 10 के गुणनखंड में ये दोनों एक एक बार आई हैं और 100 के गुणनखंड में ये दोनों दो दो बार आई हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ना? वैसे भी मैंने प्रमेय 1.2 पर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। यदि आप चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि P² के गुणनखंड
में कौन सी संख्या है? 3 है। इसलिए P के गुणनखंड में भी 3 होगा। समझ गए यहाँ तक? अब हम इस P का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे ये जो P है, चलो जी, अगर हम P का गुणनखंड करें तो हमें ये तो पता है कि इसके गुणनखंड में एक संख्या ये जो 3 है वो तो होगी। तो P का गुणनखंड किया 3 इंटू, अब आगे की संख्या हमको नहीं पता, तो आगे की संख्या को हम क्या मान लें? R मान लेते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए समझ लो, जैसे हमारे पास एक संख्या है 20। अब 20 का गुणनखंड करें तो हमको एक संख्या मान लो कि 5 पता है कि 20 के गुणनखंड में एक संख्या 5 है। अब अगली संख्या नहीं पता, तो अगली संख्या को हम कुछ भी मान तो सकते हैं कि हम अगली संख्या को यस मान लेते हैं, और फिर जब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, यस बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यस का मान 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने देखा कि P का गुणनखंड किया तो हमको पता है कि एक संख्या तो 3 हमको मिल रही है, यहाँ से हमने दिखाया था। दूसरी संख्या नहीं पता थी तो दूसरी को हमने R मान लिया। क्लियर है? अब हम आगे सॉल्व करते हैं। P = 3 इंटू R। अब P का यहाँ पर जो मान मिला है इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। आप बोलोगे समीकरण 1 है कहाँ? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जहाँ पर भी P हो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करें तो सॉल्व ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है तो हम इसको इस समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी में P का मान रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में P का मान रखने पर समीकरण 1 है 3 इंटू Q² = P²। आगे जब मान रखेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू Q² = P है, तो P बराबर क्या मिला है हमको? 3R, तो 3R लिख देते हैं, 3R। अब ये वाला जो स्क्वायर है इसको भी लिख देते हैं स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू Q² यहाँ पे मिला = नेक्स्ट पेज ऐड करना पड़ेगा। अब इधर के स्क्वायर को जब हम सॉल्व करें तो 3 त्रिक 9 इंटू R² हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इस 3 से ये 9 कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक, तो आगे जब सॉल्व करते हैं तो Q² = 3R², ये हमको मिला है। ये तो हम 3R² ना लिख के डायरेक्ट ये लिख लेते हैं 3 इंटू R², जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सको। अब यहाँ पर हम फिर से प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको सामने दिख रहा है कि Q² के गुणनखंड में 3 है। अब प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि Q के गुणनखंड में भी 3 मिलेगा। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि प्रमेय 1.2 के प्रयोग से, चूँकि हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि Q के गुणनखंड में 3 होगी। डायरेक्ट हमने लिख दिया। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि P² के गुणनखंड में 3 है, इसलिए P के गुणनखंड में भी 3 होगा। या डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि Q² को ये संख्या 3 विभाजित कर रही है, तो Q को भी ये संख्या 3 क्या करेगी? विभाजित करेगी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ Q का गुणनखंड करते हैं। Q का गुणनखंड करेंगे तो हमको पता है कि एक संख्या तो 3 है, लेकिन दूसरी संख्या नहीं पता। दूसरी संख्या नहीं पता तो यस मान लेते हैं। अब इस मान को भी आप गौर से देखो। Q का मान हमको क्या मिला है? 3 इंटू यस। आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं Q = 3 इंटू यस। अब P वाला मान कहाँ था? ये रहा। तो P = क्या हो जाएगा? 3 इंटू R। P = 3 इंटू R।
अब यहाँ पे आपको एक विरोधाभास दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने ऊपर ही P और Q को क्या माना था, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब कि इनका गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, जबकि इन दोनों के गुणनखंड में हमको एक संख्या 3 जो है कॉमन मिल रही है। तो अतः P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लिखते हैं, चूँकि यहाँ पर एक विरोधाभास, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे विरोधाभास मिल रहा है, अतः P और Q कौन सी संख्या है, सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। अब जब P और Q सहअभाज्य नहीं है तो P अपान Q क्या हो गया, परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं है। अब जब हमने ये प्रूफ कर लिया कि P अपान Q परिमेय नहीं है तो P अपान Q क्या है, इसलिए P अपान Q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब जब P अपान Q अपरिमेय संख्या हो गई तो हमने P अपान Q इक्वल टू यहाँ पे ही देखो लिखा है √3 इक्वल टू P अपान Q। तो जब P अपान Q अपरिमेय है तो √3 भी अपरिमेय होगी, क्योंकि जब RHS में अपरिमेय हो गई तो LHS में तो परिमेय होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः उपर्युक्त निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या ही क्यों है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो परिमेय होगी और दूसरी अपरिमेय होगी। अब जब हमने प्रूफ किया कि परिमेय नहीं है तो बचा क्या उसके लिए, अपरिमेय ही तो बचा है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गई। यहाँ पे इसकी उपपत्ति समाप्त होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बता देना। और हाँ, ये प्रमेय 1.2 वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या तो कहीं इन स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।